डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एफएमओ की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में बात की थी पूंजी बाजार के उपकरण में प्रेफरेंस शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, सरकारी प्रतिभूतियां और पूर्वाधिकार अंशों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे ऋण पत्र या बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, ऋण पत्र आपको पता है क्या चीज होती है? एक ऐसा लेटर है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, पूंजी जुटाती है एज अ लोन। पूंजी किस रूप में आती है उनके पास? लोन के रूप में आती है, ऋण के रूप में आती है, इसीलिए इसको ऋण पत्र कहा जाता है। इंग्लिश में डिबेंचर कहते हैं इसको। इस पे एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, निश्चित रेट से ब्याज दिया जाता है। और इसके लिए जैसे आप लोन लेते हैं तो लोन भी कैसा होता है, या तो उसके ऊपर आप मॉर्गेज की प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे, या पर्सनल लोन अगर है तो उसकी जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर भी सेम चीज होती है। कुछ शेयर्स होते हैं, डिबेंचर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर्टी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। जनरली प्रॉपर्टी गिरवी ऋण पत्र के ऊपर नहीं रखी जाती है। ठीक है, और तीसरी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो जैसे लिखा है यहाँ पे ऋण पत्र भी लिखा है, बॉन्ड भी लिखा है। तो जनरली अगर लेने की बात करें तो बॉन्ड्स को ही ऋण पत्र कहते हैं। अब ऋण पत्र जो है, जो डिबेंचर्स हैं, उनको बॉन्ड्स के रूप में इश्यू करना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसीलिए ऋण पत्र को या बॉन्ड को एक ही बात होती है। तो बॉन्ड्स को ऋण पत्र के रूप में ऋण पत्र को या डिबेंचर्स को बॉन्ड के रूप में इन्होंने इश्यू करना शुरू किया है, निर्गमित करना शुरू किया है। इसी वजह से इनको ऋण पत्र या बॉन्ड एक साथ कहा जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं, जैसा प्रेफरेंस शेयर में बात की थी, इसी तरह से जो ये डिबेंचर्स हैं इसके अंदर भी कुछ प्रकार होते हैं, कुछ इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ऋण पत्र आपको मैंने समझा दिया। ऋण पत्र सिंपल सा याद रखो। ऋण पत्र कैसा होता है, एक तरह का कंपनी को लोन है। ठीक है, लोन है तो उसमें निश्चित तरह से ब्याज देना, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना, क्योंकि लोन में ऐसे ही होता है, आपने अगर लोन लिया है, आपको इनकम हो रही है चाहे नहीं हो रही, बैंक में आपको लोन की किस्त बढ़नी ही है, तो यहाँ लोन की किस्त नहीं बढ़नी है, लेकिन लोन को जो ब्याज है लोन का वो आपको समय पे और एक निश्चित दर से फिक्स रेट होती है। इनको जैसे लिखा जाता है 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, इस तरह से लिखा होता है। क्वेश्चन आप कभी करेंगे ना प्रैक्टिकल के अंदर, तो इसी तरह से लिखा होता है। तो ये क्या होती है, ब्याज दर होती है, और साथ साथ में टाइमिंग भी लिखा होता है, 10 इयर्स, 20 इयर्स, 5 इयर्स, जो भी है, तो उसकी अवधि होती है। तो अब इसके प्रकारों की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है शोधीय ऋण पत्र। शोधीय ऋण पत्र मतलब क्या हो गया, रिडीमेबल। जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर के अंदर, लास्ट वीडियो में बताया था, उसी तरह से इसके अंदर भी क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड, मान लो मैंने इसका टाइम दिया 10 इयर्स, 10 इयर्स, 10 साल मैंने टाइम दे दिया, तो 10 साल बाद क्या करूंगा मैं? 10 साल बाद एक जो डेट दी है मैंने, उस अवधि पे क्या करूंगा, उस डेट पे क्या करूंगा कि मैं इनको रिडीम करूंगा या शोध करूंगा, इसका शोधे करूंगा। दैट मींस शोधे का मतलब क्या होता है, कंपनी द्वारा पुनः खरीदना, बाय बैक ऑफ डिबेंचर्स। इसका इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, बाय बैक ऑफ डिबेंचर्स बाय दी कंपनी। कंपनी का करके वापस से बाय बैक कर रही है इसको, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं अपन, शोध्य या रिडीमेबल कहा जाता है उसको। और ऐसे ऋण पत्र जिनको निश्चित अवधि के बाद कंपनी वापस से आपको भुगतान कर देगी, आपका मूलधन और ब्याज। भुगतान किसका करेगी, आपका मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज, तो उसको क्या कहेंगे अपन, शोध्य ऋण पत्र, जिनका निश्चित अवधि के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा था अशोध्य। ये कैसा होता है, ये जीवन भर होता है, इसका क्या कहेंगे अपन, जीवन भर। ये कैसा रहेंगे, जीवन भर रहेंगे, इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक कंपनी चलेगी, जब तक ये ऋण पत्र चलते रहेंगे, इनको रिडीम या शोध्य इनका शोधन नहीं किया जाएगा। इनका वर्ग है, इनका शोधन कहा जाता है, तो शोधन इनका या रिडम्पशन इनका नहीं किया जाएगा। हाँ, रिडम्पशन कब होगा, जब कंपनी समापन पे आती है, कंपनी डिसोल्यूशन पे आती है, कंपनी बंद होने पे आ जाती है। जब कंपनी बंद होगी तब इसका भुगतान सबसे पहले इनको किया जाएगा, और उसके बाद प्रेफरेंस वालों को, और उसके बाद समतांश या इक्विटी शेयर वालों को भुगतान या पेमेंट किया जाएगा। तो जो अशोध्य ऋण पत्र होते हैं, इसका उनका भुगतान कब होता है, जब कंपनी का समापन हो रहा होता है, कंपनी बंद होने वाली होती है। तीसरा आता है रक्षित या सुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर डिबेंचर। अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो सिक्योर कब होगा, जब आपको अगर वो पेमेंट नहीं पे कर रहा है तो आप उसको बेच के पैसा चुका सके।
कोई प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज या गिरवी रखा जाता है। क्या रखा जाता है? गिरवी को बंधक बना कर रखा जाता है कि इसके अटैच में ये प्रॉपर्टी है, अगर हम आपको पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हैं या आपका जो ब्याज है उसका भुगतान समय पर नहीं कर रहे, उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा यूज कर सकते हो। उसको क्या कहते हैं अपन? रक्षित या सुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसके साथ कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है और जिस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा का पूरा भुगतान वापस ले सकते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? रक्षित या सुरक्षित ऋण पत्र। दूसरा आता है, तीसरा आता है अरक्षित साधारण ऋण पत्र या असुरक्षित तो नहीं कह सकते इसको, वैसे असुरक्षित नहीं कह सकते, सिंपल कह सकते, साधारण ही कहेंगे। असुरक्षित कहना थोड़ा सा अलग चीज है, क्योंकि डिबेंचर कोई भी असुरक्षित नहीं होते हैं। आपको उसके अंदर जोखिम कोई तरह की नहीं होती, आपको ब्याज प्रॉपर मिलता रहता है, और आप जब इसकी टाइम पीरियड होता है, जैसे हम बताया था, वो किस पे डिपेंड करता है कि आपको उसका पेमेंट मिल जाता है। तो असुरक्षित इसको नहीं कह सकते। तो अरक्षित या साधारण ऋण पत्र होते हैं जिनको कहते हैं अनसिक्योर्ड या सिंपल डिबेंचर्स। ये भी सेम चीज क्या होती है, इसके ऊपर बस सिंपल सा ये कोई प्रॉपर्टी जो यहाँ गिरवी रखी थी, यहाँ प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखी जाती है, इसलिए इसको असुरक्षित नहीं कहेंगे, अरक्षित या साधारण ऋण पत्र कहते हैं। जो जनरली ऋण पत्र होते हैं, कोई भी ऋण पत्र की वैल्यू जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हो, कम भी हो सकती है ना। तो ऋण पत्र की वैल्यू ज्यादा नहीं होती है कई बार, इसकी वजह से इनके ऊपर कोई प्रॉपर्टी का बंधक बनाए रखना ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट है तो प्रॉपर्टी उसके सामने रख सकते हैं, बट छोटा अमाउंट है तो प्रॉपर्टी कैसे रखेंगे उसके सामने। इसलिए ज्यादातर जो है साधारण है, जो ऋण पत्र होते हैं साधारण ऋण पत्र, अरक्षित ऋण पत्र ही होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी जाती है। अगला आता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, कंपनी का रजिस्टर बनता है, कौन कौन से डिबेंचर इशू किए गए हैं, ठीक है ना, वहां पे जो रजिस्टर्ड है उसी को क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो इसमें जो मूलधन है या ब्याज है, जो यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये जो है ये क्या करते हैं अपन, इसको जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसी को पेमेंट उसका करते हैं। ठीक है, या देखो क्या होगा, जैसे मैंने ऋण पत्र किसी और को बेच दिया, मान लो मेरे पास कोई डिबेंचर था, किसी और को बेच दिया, तो क्या होगा, उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, एक्स ने बेच के वाई को बेचा तो वाई का नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो जिसका नाम रजिस्टर्ड है उसी को यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। ये क्या कहलाता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर। ये कंपनी के रजिस्टर के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, और अगला आता है ग्राहक ऋण पत्र, बेयरर। बेयरर चेक के बारे में सुना है? बेयरर चेक क्या होता है कि जो भी चेक को लेके आएगा उसका आप पेमेंट कर दोगे। इसलिए अपने चेक जो होता है इस तरह से आप क्या करते हैं, जैसे चेक है तो यहाँ पे अकाउंट लिख के या इस तरह से दो लाइन में क्रॉस किया जाता है। क्रॉस चेक, चेक को क्या कहते हैं? क्रॉस चेक। तो ये जिसका नाम है उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ पे है जिसका नाम है उसका पेमेंट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? बेयरर है, जो भी उसको लेके आएगा उसको उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ क्या होता है, किसी को देना है, जिसके पास है वो उसका मालिक है। मैंने मान लो बेच दिया तो मुझे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं, मैंने एक्स को बेच दिया, एक्स ने क्या किया, वो उसके पास है, उसने वाई को बेचा, वाई ने सी को बेच दिया, सी आया उसने दिखाया कि ये जो डिबेंचर मेरे पास है पेमेंट कर दो, तो उसका पेमेंट उसको हो जाएगा। तो वहां ऋण पत्र कौन सा होता है, ये बेयरर डिबेंचर कौन से होते हैं, जिसके पास उस समय वो जब भुगतान हो रहा है ना, जिसके पास वो पड़ा होगा उसी को उसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जो भाग है उसका हाथ में होगा। फिर अगला आता है परिवर्तनशील या परिवर्तनीय भी कह सकते हैं इसको। तो क्या कह सकते हैं? परिवर्तनीय डिबेंचर्स ऋण पत्र, जिसको कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल, कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट किसमें करोगे ये भी ध्यान रखना, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे डिबेंचर्स हो, वो दोनों किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? सिर्फ इक्विटी शेयर्स के अंदर। समता अंश ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट नहीं होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ये कन्वर्ट किसके अंदर होंगे? समता अंश या इक्विटी शेयर्स के अंदर ही कन्वर्ट होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे शेयर्स सॉरी डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किए जा सकते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या परिवर्तनीय या परिवर्तनशील ऋण पत्र। ठीक है, लास्ट आता है अपरिवर्तनीय डिबेंचर ऋण पत्र, नॉन कन्वर्टेबल। दैट मींस ऐसे डिबेंचर्स जिनको समता अंश में या इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनका रूप परिवर्तन करके परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसे डिबेंचर को क्या कहते हैं, सॉरी डिबेंचर्स को क्या कहते हैं अपन? अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो ये कुछ 8 प्रकार थे: रिडीमेबल, इरिडीमेबल, शोधनीय, अशोधनीय,
ठीक है, रक्षित, अरक्षित, रजिस्टर्ड, वाहक और परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। तो इसके अंदर अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। और ये था आपका ऋण पत्र। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड्स और दूसरे जो भी उपकरण है उनके बारे में। ये थोड़ा लंबा है तो इसको अपन आराम से करेंगे, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं। और जिसने अपनी फीस जमा नहीं कराई है वो अगर अपनी फीस जमा करा दें, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं रेगुलर के जनवरी के अंदर। और आपको फिर फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो, इसके लिए आप कृपया प्लीज अपनी जो भी बाकी है इसकी वो जमा करा दें समय से, ताकि आपको आगे जाकर किसी भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।